कि हालात को जिद है हालात को जिद है बिजलियां गिराने की, जी। और खाई है हमने भी कसम आशियां बनाने की। अब इतना स्कोप है इस फील्ड में। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लास्ट चैम्बर हमारा पटियाला हाउस में बना था, वो 1990 या 92 में बना था। सर, दे सके तो आप 24 साल से पटियाला हाउस कोर्ट में हैं। डिमाइसेस हुई हैं। जी। इवन अगर पटियाला हाउस की बात करो, अभी यंग डिमाइसेस हुई जी। हैं। हमारे पास कोई पेंशन स्कीम नहीं। हुँ। ये दिमाग में रखिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जी। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। आपका एडवोकेट पीडिया कास्ट में स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट फयाज़ खालिद और आज के जो मेरे फाइनेस्ट गेस्ट हैं, वो हैं एडवोकेट तरुण राणा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो हम तरुण राणा के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि 2001 से एनरोल्ड हैं और 2012 से 14 में इन्होंने पहली बार एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहे पटियाला हाउस कोर्ट में, और उसके बाद अब ये दोबारा ऑनररी सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम जानेंगे बहुत सारे इश्यूज़ से रिलेटेड, और मोस्टली हम कवर करेंगे एडवोकेट वेलफेयर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो एडवोकेट तरुण राणा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आपसे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे जानना कि किस तरह से एडवोकेट वेलफेयर में आपका योगदान रहा है पहले, और किस तरह से आगे होगा, और इस इलेक्शन से रिलेटेड भी जो कुछ अहम जानकारी है हम चाहेंगे कि दर्शक जानें। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस प्रोफ़ेशन में, और किस तरह की आपकी जर्नी रही? थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि भाई आप एक यंग एडवोकेट हो, और आपने इस दिशा में कुछ इनिशिएटिव लिया कि जो कैंडिडेट है, जो सेक्रेटरी एक बहुत अहम पोस्ट होती है किसी बार के लिए, और सेक्रेटरी की पोस्ट का जो कैंडिडेट है, वो सामने बैठ करके अपना विज़न, अपना मैनिफेस्टो आपके साथ डिस्कस करे। आई मस्ट कांग्रेचुलेट टू यू कि थैंक बहुत अच्छा विज़न है। हाँ थैंक यू। जी, अब आपका सवाल आता है कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी। सो लेट्स मी टेल यू, मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मेरा बैकग्राउंड है, डिफेंस का बैकग्राउंड रहा। माय फादर वाज़ इन एयर फोर्स। मेरे मैटरनल जो फैमिली है वो आर्मी में रही। मेरी स्कूलिंग सारी एयर फोर्स स्कूल बमरौली इलाहाबाद से हुई। मेरी सारी स्कूलिंग इलाहाबाद कॉलेज मैंने इलाहाबाद से किया, और 2000 में जब मैंने लॉ पास किया, 2000 में मैंने लॉ का एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद स्टेट में यहाँ पर आ गया दिल्ली में, बिकॉज़ मेरा नेटिव प्लेस जो है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अब यहाँ आए, और 2000 से शुरू हो गए थे। रिज़ल्ट आया, लेट आया, तो 2001 से हमने मेरा एनरोलमेंट है। जी। एंड फॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि मैंने 2001 में पटियाला हाउस में पहला कदम रखा है, अच्छा। और मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, दिस इज़ चैम्बर नंबर 165। मेरे सीनियर योगेंद्र अग्रवाल सर, वाईके, जिनको योगी जी भी कहते हैं, जी। उन्हीं के चैम्बर से मैंने स्टार्ट किया, और आज भी मैं उसी चैम्बर से, अग्रवाल सर का चैम्बर, उनकी ब्लेसिंग मेरे पास में है। जी। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब उस जर्नी में शुरुआत के जो अगर दिन की बात करें, तो एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और वो भी इतने दूर से आकर के यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना, दिल्ली जैसी जगह में, इलाहाबाद जैसे छोटे शहर से निकल के आना, तो डेफिनेटली देयर वर चैलेंजेस। और वो चैलेंजेस ऐसे होते थे कि भाई डेली के चैलेंज हैं। कई बार तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि भाई यार अब आज ना इस कोर्ट को उतारो, और इसके बाद कल से किसी नौकरी को ढूंढो। जी। लेकिन फिर कुछ लोग सीनियर्स मिलते थे, फिर आगे बढ़ते गए, और उसी दौरान शुरू के 2-3 महीने की दौरान की बात थी कि मुझे एक सीनियर हैं मेरे, संजय सरीन सर, जो एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, मैं उनके साथ में जुड़ गया। तो मेरी जो जर्नी रही वो इस तरीके से रही कि मैं होता तो पटियाला हाउस में था, पूरे दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम किया, बट शाम को मैं सरीन सर के ऑफिस में जाके सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पे काम करता था। जी। आई यूज्ड टू ड्राफ्ट द एसएलपी। 2002-3-4 के आसपास तो मेरी अपीयरेंस भी शुरू हो गई थी। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी पैरेलली विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द अपीलेट कोर्ट्स आल्सो। फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेफिनेटली दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे इस प्रोफेशन की ब्यूटी है, और वो ब्यूटी ये है
कि हमारे सीनियर्स बड़े अच्छे, जी, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। अगर आप कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के जाओगे कि सर हमारे कोई इस इश्यू पे गाइडेंस चाहिए, हुँ, हुँ, तो मोस्ट और मैं तो कहूँगा कि एवरी सीनियर व्हेरेवर यू अप्रोच, वो आपको मदद करते हैं। वो आपको बताते हैं कि भई ये समस्या है, इसका समाधान इस तरीके से है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट सर तो जो मेजर चैलेंजेस थे वो क्या आपने फेस किए? हाँ, अब चैलेंजेस की अगर बात करूँ तो भई डेफ़िनेटली बड़े शहर हैं, तो बड़े शहर में सर्वाइव करने के लिए आपको खर्चों की भी ज़रूरत होती है। और जिस समय हमने स्टार्ट किया 24-25 साल पहले, तो आज की डेट में तो चलो बड़ा फ़र्क आया हमारे इस प्रोफ़ेशन में, अब तो एक कॉर्पोरेट का कल्चर आ गया, लॉ फ़र्म्स बहुत इंट्रोड्यूस हुई। उस समय ना इस हमको जो मिलता था ना, उसको सैलरी वग़ैरह नहीं कहते थे, उसको हम बोलते थे कि स्टाइपेंड है। जी, मेरे को ₹1000 महीने के मिला करते थे, हुँ, तो ये आपका स्टाइपेंड होता था। तो उस समय ना खर्चा निकालना भी एक और फर्स्ट जनरेशन लॉयर बच्चा बनता है 24-25 साल की उम्र में वो एडवोकेट बन कर के आता है। अब उसके बाद में भी वो अपने डे टू डे खर्च के लिए भाई आप एनरोल्ड हो गए, पेरेंट्स ने आपको पैसे भी दे दिए और उसके बाद भी आप डे डे टू डे खर्च के लिए बोलते हो कि जी देखो आज खर्चों की दैट इज़ अ वेरी टफ पीरियड फॉर एनी एनी बिगिनर। और ये सर ये खर्चा कई-कई साल तक चल कई-कई साल तक चलता है और एक हमारे उस प्रोफ़ेशन में जो कहा जाता है कि फ़िलहाल वैसे वो कॉन्सेप्ट बदल चुका है कि वकालत के पेशे में पैर जमाने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं। जी, अब वो 5 से 7 साल आप अपने फैमिली से पैसे माँगते रहो, 24-25 साल के बच्चे के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी होती है कि भई मैं डे टू डे खर्च के लिए पैसे कैसे माँगूँ? तो दैट इज़ अ वेरी टफ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा सभी के लिए, मेरे एक बुज़ुर्ग मेरे रिलेटिव, वो मेरे पास में बुलंदशहर से आते थे, यहाँ बैठते थे और मुझे अक्सर एक लाइन बताते थे, जो मैं हमेशा सुनाता हूँ और आज आपके इस पे बताऊँगा कि हालात को ज़िद है हालात को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की जी, और खाई है हमने भी कसम आशियाँ बनाने की। तो आप ना अगर इस चीज़ को दिमाग में रख कर के इस एक तो संयम और एक पैशन, एक जुनून होना चाहिए, संयम होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो जर्नी आसान हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये उस ज़माने में आपके टाइम में जो चैलेंजेस थे, तो क्या सिमिलर चैलेंजेस आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं फॉर एवरीवन? चैलेंजेस तो तब भी थे और चैलेंजेस अब भी हैं। फ़र्क बस इतना पड़ गया है कि अगर अब मैं बात करूँ दो 24 साल में क्या बदलाव आया इस प्रोफ़ेशन में, अब क्या हुआ है कि हमारे समय में एक ये होता था भई बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ कि आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात जाएँ, तो इस वकालत की अगर हम प्रोफ़ेशन की बात करें, तो सबने सुना होगा कि भई ये नोबल प्रोफ़ेशन है। जी, अगर हम ब्रिटिश काल के समय में जब हमारा ब्रिटिश एरा था, जब चाहे गांधी जी हों, नेहरू जी हो, सुभाष सबने सब लॉ ग्रेजुएट थे। जी, सबने लॉ किया, बाहर फ़ॉरेन से करके आते थे, तो नोबल प्रोफ़ेशन कहते थे। और यहाँ बहुत से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो गाउन पहनते हैं ना, उसके पीछे ना पीछे के हिस्से में जी, एक पॉकेट हुआ करती थी। जी, तो द पर्पज़ ऑफ दैट पॉकेट वाज़ कि क्योंकि जो बच्चे आते थे, जो लॉयर्स होते थे, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिलीज़। जी। तो वो पैसों के लिए नहीं आते थे। तो वो पॉकेट इसलिए पीछे होती थी कि भई जिसने भी फीस डालनी हो, वो पीछे से फीस डाल कर के चले जाओ और जी, किसी का पता भी ना चले। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? इस तरीके से हुआ। तो अब उसके बाद जब हम 80s के दशक की बात करें, तो हमारी कंट्री में जो है ना, मेन चीज़ होती थी कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? आईएएस बनेगा। बच्चा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा। जी, किसी भी घर में बात करें। अब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये था कि भई ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद चूँकि हॉस्टल को आपको रिटेन करना है, हुँ, हुँ, आपने लॉ में एडमिशन ले लिया। जी, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते रहे। अब किसी का भाग्य अच्छा है वो निकल गया और अनफॉर्च्यूनेटली कोई नहीं हो पाया। हुँ, बोला भैया चलो कुछ नहीं अब तो चलो वकालत ही कर लेते हैं। जी, सो अब जो है हालात पिछले 10-15 सालों में ड्रास्टिकली फ़र्क आया है। वो कैसे ड्रास्टिकली फ़र्क आया है? एनएलयूज़ आ गई है। हुँ, हुँ, आज की डेट में अगर बात करें तो स्कूलिंग के समय से ही फ्रॉम क्लास 9th 10th बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द क्लैट एग्ज़ामिनेशन। हुँ, हुँ, इफ आई टॉक ऑफ माय सेल्फ,
मेरी बड़ी बेटी ने पिछले साल 12th किया। ओके। 9 से ही उसके दिमाग में आ गया था कि मेरे को तो लॉयर बनना है और लॉयर बन के जुडिशरी की तरफ जाना है। तो उसने उसी समय से तैयारी कर दी। राइट नाउ शी हैज़ टेकन एडमिशन इन सिम्बायोसिस। तो अभी क्या है, बच्चे ना इस प्रोफ़ेशन को करियर की तरह से लेते हैं। जी, अब फ़र्क करियर की तरह से लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल फ़र्क यह है कि बच्चों की मानसिकता बदली है। मानसिकता बदलने का पर्पस ये है कि इस फ़ील्ड में भी जो है ना ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। कैसे? बहुत सारी लॉ फ़र्म्स आ गई। जी, जब से प्राइवेटाइज़ेशन काफ़ी चीज़ों का हुआ, एमएनसीज़ इंट्रोड्यूस हुई, सबके कॉर्पोरेट हाउसेज़ खुल गए। ये एमाल्गमेशन का काम, मर्जर्स का काम, एक्विज़िशन्स का काम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जिसको एफडीआई कहते हैं, एग्रीमेंट्स के काम। अब इतना स्कोप है इस फ़ील्ड में कि आप वकील बनने के बाद में भी पहले तो ये होता था कि भई आप वकील बनोगे या तो वकालत करोगे या जुडिशरी में चले जाओगे। जी। अब ये है कि अगर आप अभी जुडिशरी में नहीं भी जाते, बहुत सारी वैरायटी है। तो वकालत में भी देयर आर सो मैनी थिंग। भई आप लिटिगेशन में जाओगे, आप कॉर्पोरेट में जाओगे या उसमें उसके अलावा किसी लॉ फ़र्म्स को अब ना स्कोप बहुत है। फिर सारी पीएसयूज़ हो गई, सारी मल्टीनेशनल हो गई। एवरीवेयर देयर इज़ अ स्कोप ऑफ अ लॉयर। इसी बात पे सर मैं विदिन 1 मिनट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर रहा और मैंने भी कुछ टाइम इंटर्नशिप की, उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में उतरा और मुझे जहाँ तक पता चला कि एक यंग जब कोई फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट एनरोल होके जब वो प्रैक्टिस में उतरता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। विदिन 7 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस मुझे ये समझ में आता है कि जिस तरह से और मैं मोस्टली गेस्ट जो आते हैं पॉडकास्ट में उनसे भी ये क्वेश्चन करता हूँ कि जिस तरह से एक जुडिशरी के एस्पिरेंट्स जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनकी एक जुडिशियल ट्रेनिंग होती है जुडिशियल एकेडमी में, तब जाके वो अपना कार्यभार सँभालते हैं। सेम वे में एडवोकेट के लिए कुछ ऐसा कोई ऐसी एकेडमी नहीं है कि जैसे ही आप एनरोल्ड हुए एटलीस्ट 3 मंथ, 6 मंथ की आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में आइदर क्रिमिनल, सिविल और कॉर्पोरेट और किसी भी इसमें क्या आपने ट्रेनिंग ली और एक प्रोडक्टिव प्रोसीजर वर्क सीखा और आपने वहाँ से शुरुआत कर दी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम आज भी डिपेंड हैं कि हमें कोई सीनियर सिखा दे। हम दूसरे हम कोर्ट की जो फाइलिंग प्रोसीजर्स होती है, क्या कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लर्क पे डिपेंड हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीनियर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। और बहुत सारे नए मैटर में तो हम झिझकते हैं कि हम कैसे पूछें। तो हमें एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि चलो उनको भी जोड़ लो और साथ में मिलके करेंगे तो हम एक वन ऑफ द वे टू लर्न द प्रोसीजर्स। तो ये आज भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है। इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए क्या बीसीआई को मोस्टली इस चीज़ पे गौर नहीं करना चाहिए कि एक एडवोकेट अकेडमी खोली जाए? और हर क्षेत्र, हर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट से लेके हर इसमें हर कोर्ट के साथ जैसे एक डीएलएसए का वो एक हायरार्की सिस्टम है कि आप नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तालुका लेवल पे है और जिसको फ्री लीगल एड चाहिए वो उसके सेंटर में जाता है बतौर सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है। क्या एक एडवोकेट के लिए इस तरह का नहीं होना चाहिए? इश्यू तो बहुत अच्छा है और जेन्युइन भी है। अब इसके पीछे ना अगर हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखेंगे, तो वी नीड टू हैव अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे मैं अपनी बात करूँ कि जैसे मैंने अभी शुरुआत करी है, मेरा मैनिफेस्टो भी अभी निकल के आ रहा है। जी, तो पहले हमारे बार्स के लेवल पे हम अपने बार रूम्स में जो हमारे लेक्चर हॉल या सेमिनार होते हैं या जो कॉन्फ्रेंस रूम होती है, तो वी यूज्ड टू हैव रेगुलर और आज भी करते हैं। जी, हमारे पटियाला हाउस में भी ट्रेनिंग्स चलती हैं, जजेस को बुलाया जाता है। बट इस अगर हम फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दें, जिसके अंदर देखो सीनियर की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जी, क्योंकि सीनियर का मतलब यही नहीं है कि उम्र में सीनियर। जी, सीनियर का मतलब जो अपने तजुर्बे के आधार पर आपको रास्ता दिखा सके। रास्ता दिखाना बड़ा ज़रूरत है, जिससे कि आपका पाथ जो है फ़ोकस्ड हो जाता है। तो रेगुलर सिम्पोजियम्स, वेबिनार्स, लेक्चर सीरीज़ ये तो हैं, लेकिन हाँ, जुडिशियल एकेडमी टाइप की चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं है। यू आर राइट, देयर इज़ नो नथिंग ऑफ दैट लेवल। तो अगर इस इश्यू को, लेकिन ये इतना लार्जर इश्यू है, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट
कि बार के एसोसिएशन पे इसको शुरू करके फिर कोऑर्डिनेशन के स्तर पे करके, बट दिस इज़ अ इश्यू which needs to be addressed by the intervention of all the state bar councils including the bar जी, council of जी। India, ये एक नेशनल लेवल इश्यू है एक तरह जहाँ से। पर बिल्कुल जी। ऐसा मुद्दा है जहाँ पर फिर हम एक इस तरीके की ट्रेनिंग का कुछ सिस्टम सर, दे सकें। तो आप 24 साल से पटियाला हाउस कोर्ट में हैं। आपने भी देखे हैं कि जब कोई नया बच्चा आता है या लॉयर्स कोर्ट में वहाँ रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं। 24 साल का एक्सपीरियंस है आपका इस कोर्ट में। क्या-क्या चैलेंजेज़ लॉयर्स फेस करते हैं इस कोर्ट में? सबसे बड़ा चैलेंज पटियाला हाउस को जी, अभी सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लास्ट चैम्बर हमारा पटियाला हाउस में बना था, वो 1990 या 92 में बना था एंड व्हिच इज़ नाउ मोर देन 35 इयर्स। इस 35 साल के दौरान हमारे जो नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं, वो कई गुना बढ़ गए। देयर इज़ अ मैनीफोल्ड राइज़ इन द नंबर ऑफ एडवोकेट्स। अब जैसे घर में है, अब एक घर के अंदर फैमिली है 10 लोगों की फैमिली, उसके हिसाब से घर बना है। अब फैमिली बढ़ करके अगर फैमिली मल्टीप्लाई होती है और फैमिली में 50 हो गए, तो अब हम क्या करते हैं? भई उसमें ये तो करते ही नहीं कि जो 10 लोग पहले से हैं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं और बाकियों को बोलते जी, हैं कि जी वाक रहो। उसका तरीका ये होता है कि हम अपने घर को थोड़ा बाहर बनाते हैं। जो लोग गाँव से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं, जो गाँव से हैं, जैसे हम मेरे भी अपने गाँव में घर है, जैसे हम घेर या चौपाल बोलते हैं, जी, गाँव में भी घर के बाहर घेरों में कमरे बन जाते हैं, मकान बनते हैं कि फैमिली वहाँ रहती है। जी, तो अब एक तो ये है कि हमारे पास जो आज की डेट में भी चैम्बर और सीट की जो स्थिति है, वो लगभग 1000 एक हैं पटियाला हाउस में। इस मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो हमारी मेंबरशिप पटियाला हाउस की 10,000 से ज़्यादा जा रही है जी, और जिन लोगों का इस बार वोटर लिस्ट आई थी, जी, 2640 की थी, प्रॉक्सिमिटी कुछ कम ने अप्लाई किए। जी, तो ये मान के चलते हैं कि लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार एडवोकेट पटियाला हाउस में मिनिमम ऐसे हैं जो डेली आ रहे हैं। जी, है हमारे पास 1000। हुँ, अब अगर हम देखिए एक तो होती है राजनीति, जी, राजनीति में हम एलिगेशन भी लगाएँगे, काउंटर एलिगेशन लगाएँगे कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। लेकिन अगर हम वी आर एडवोकेट्स, हमें एक लॉजिकल कंक्लूज़न चाहिए, लॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए। सही। तो अगर हम लॉजिकल सॉल्यूशन की बात करें, तो जो बाकी के 2500 हैं, भई हम क्या करेंगे? अब जो बाकी 2500 इस समय बगैर चैम्बर के हैं, हम उनको क्या करेंगे कि जो 1000 चैम्बर हैं, उनमें जाके ज़बरदस्ती घुस जाओ? या जो 1000 चैम्बर वाले हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दें? हुँ, हुँ, नहीं, उसका जो लॉजिकल सॉल्यूशन है जो मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है इस चुनाव का, वो ये है कि जो 2500 रेगुलर एडवोकेट्स जिनके पास में कोई जगह नहीं है, उनको हम कैसे कैटर करें और उसको कैटर करने का एक ही तरीका है। मेरी जानकारी के हिसाब से भी, पहले से भी कुछ फाइलें हमारी चल रही हैं, रोड मैप तैयार है, ब्लूप्रिंट है। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने लास्ट हमारे किसी फंक्शन में ओपन माइक पर आकर के बोला था, देयर इज़ अ ब्लूप्रिंट व्हिच इज़ अन ऑलमोस्ट रेडी, द ओनली थिंग इज़ समवन हैज़ टू सीरियसली परस्यू to get some mandatory clearance from the competent authorities, हुँ, हुँ, and that is for the extension and construction of new space। और वो स्पेस ना केवल एडवोकेट्स के चैम्बर और सीट के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है हमारे लिए, जो प्रॉब्लम है, बर्निंग इश्यू है, दैट इज़ द पार्किंग प्रॉब्लम। जी, क्योंकि हम बिल्कुल इंडिया गेट के एक हमारा जो गेट है इंडिया गेट के सामने और एक टनल में जा रहा है। तो उसकी वजह से वो जो रास्ता ब्लॉकेज होता है। तो अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 2 थिंग्स, एक हमको एक प्रॉपर पार्किंग चाहिए, जी, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ सड़कों पे ना हो। सेकंडली वी नीड टू हैव extension of chamber block and seats so that we can cater all those regular advocates who are not having any chamber or seat। सर, तो प्रेज़ेंटली जो प्लानिंग है वो विदिन पटियाला हाउस कोर्ट प्रीमाइज़ेज़ के अंदर ही एक्सटेंशन और किसी भी चीज़ की बात हो पाएगी? मैं इस बारे में ना अभी इसलिए बिकॉज़ मैं किस एग्ज़ीक्यूटिव का पार्ट नहीं हूँ, जी, पिछले 12 साल से था। जो मेरी जानकारी में है पटियाला हाउस के नियर बाय भी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि जज सर भी जो ओपनली बोल के गए थे कि ब्लूप्रिंट तैयार है।
तो वेदर दैट ब्लूप्रिंट इस बात का तैयार है कि एक्सटेंशन होना है, वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, वो अंदर गया। तो सर आप तो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, हाँ जी। अगर आप पोस्ट बियरर होते हैं, वी होप सो, तो क्या आपका है कि आप इस चीज़ को सीरियसली लेके चलेंगे इस चीज़ में, पार्किंग के इश्यूज़ को, चैम्बर्स के इश्यूज़ को? मेरा जो मेन एजेंडा है, जो मेरा मैनिफेस्टो भी अब कल परसों में आ ही जाएगा, जी, उसमें मेरा बहुत मेन एजेंडा ये 2 तो हैं ही हैं, क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट पटियाला हाउस से करी और बड़े स्क्रैच लेवल से करी, ज़ीरो से करी, हुँ, और आज एक बार मैं ऑफ़िस बेरर भी रहा, भगवान की कृपा मिली, आज काम भी है, पूरे कंट्री का कोई ऐसा हाई कोर्ट नहीं है, 1-2 छोड़ के जहाँ मैं अपीयर नहीं हुआ। हुँ, हुँ, मैंने अब्रॉड भी जाके केसेज़ हैंडल किए हैं। तो जो कुछ मिला, जो नाम और पहचान मिली, वो यहीं से मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज के बाद में हर व्यक्ति का एक दायित्व बन जाता है कि आपने जो कुछ अर्न किया, जो भी कमाई करी, नाम कमाया या कुछ शोहरत कमाई, उसका कुछ पार्ट आप पे बैक करो। सही। समाज को, सोसाइटी को या उस फ्रेटर्निटी को जहाँ से डॉक्टर्स रहते हैं। काफ़ी सीनियर, मैं एक एनजीओ का पार्ट हूँ, जो डॉक्टर्स की एनजीओ है। हुँ, हुँ, हम साल में 2 बार कैंप भी लगाते हैं बाहर जा कर के। तो उसमें सारे सीनियर मोस्ट वो डॉक्टर हैं जिनका अपॉइंटमेंट 15-15 दिन का मिलता है, जी, लेकिन वो भी जाके फ्री कैंप लगाते हैं। जी, केवल इस वजह से, क्योंकि उनके पीछे उनकी मानसिकता ये है कि भई अब ये समय आ गया है कि हम कुछ पे बैक करें। एग्ज़ैक्टली। मेरा जो एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम है कि मैं ना, अगर जिस पटियाला हाउस ने मुझे पहचान दी है, अगर मैं कुछ पे बैक कर पाया, अपने एफर्ट से जो मैंने 24-25 साल के दौरान अर्निंग करी है, अगर मैं उसमें अपना कुछ भी अंश दे पाया, जी, इस आगे के फ्यूचर को सँवारने में, हुँ, हुँ, तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूँगा ऑलमाइटी का। और इसके पीछे अब आप अगर विज़न की बात करें, तो पार्किंग और ये इसके अलावा देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे मैंने कहा मेरी बेटी वकील बनकर के आना चाहिए। जी, तो मैं अपनी बेटी को क्या देखना चाहूँगा कि जब मेरी बेटी बार जॉइन करे, तो शी शुड बी फील प्राउड कि भई मैं इस बार की मेंबर हूँ। तो आज वो जो बच्चा एनएलयू से आ रहा है, हम बच्चों से ना यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। नो डाउट हमें स्ट्रॉन्ग तो रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, बट वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ वैंडलिज्म और लाउटिशनेस थिंग ऑफ अ थिंग। हुँ, एग्ज़ैक्टली। हमें ये मैसेज नहीं देना है कि हम क्रिमिनल के वकील तो हो सकते हैं, जी, बट हम खुद क्रिमिनल नहीं हो सकते। सही, हम खुद क्रिमिनल नहीं हो सकते। सही, सही। हम वकालत कर सकते हैं। हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो एक्शन हैं, वो स्ट्रॉन्ग इतने होने चाहिए कि हम अपने शब्दों से और अपनी कलम से किसी को भी हिला दें। लेकिन ये नहीं कि हम डंडे लेकर के सड़कों पर निकल नहीं, नहीं, सही, सही। सड़कों पे निकल जाएँ। तो इसके पीछे भी इस एटमॉस्फेयर को बनाने में, फिर उसके अलावा जैसे बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं। अभी हमारे यहाँ पे मुझे अपनी कैम्पेनिंग के दौरान पता चला, अब ई-कोर्ट्स अब ना कोर्ट्स भी जो है ना, हाइब्रिड कोर्ट्स हैं, जी, ऑनलाइन कोर्ट्स होती हैं, हुँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, जी, कनेक्शन कट जाता है, तो हमारे पास एक वाई-फाई की समस्या है, हुँ, वाई-फाई अगर हमारे पास हो, फिर हमारा लेडीज़ आज की डेट देखें, तो हमारी लगभग 1000 वीमेन लॉयर्स ऐसी हैं, जो डेली आती जी, हैं, जो मेंबर्स हैं, चा 500-600 तो डेली होती हैं। हुँ, हुँ, अब जो हमारा लेडीज़ बार रूम है, अब लेडीज़ बार रूम की अगर स्थिति देखेंगे, तो वहाँ पे 30 से 50 हमारी महिला साथी एक साथ बड़ी मुश्किल से आती हैं। जी, So we need to have some space for a bigger लेडीज बाथरूम। एग्ज़ैक्ट कॉमन फैसिलिटीज जैसे हैं, कुछ वॉशरूम वगैरह इस तरीके से है जो कि एक्सक्लूसिवली लेडीज के हैं, तो उनमें एक हाइजीन की इशू है, और कुछ एक हमारी वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं। तो ये तो चलो है ये भी, बट है तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमें ओवरऑल सही है, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं सर। चैम्बर्स हो गया तो लेडी लॉयर्स के इश्यूज़ हैं, कुल है, लाइब्रेरी के इश्यूज़ हैं, लाइब्रेरी का इशू है। बहुत सारे फिर हमारे पास में ना, अभी हमारे जो अभी रिसेंट एग्जीक्यूटिव है, इनके समय में हाई कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड तो यहाँ, क्योंकि हमारे साथ में एक और बड़ी अच्छी बात है कि पटियाला हाउस ऐसी जगह पे है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम जी, सेंट्रल पॉइंट। है। तो हमारे बहुत से ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हाई सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हुँ, हुँ, बट उनके पास वहाँ चेंबर नहीं, उन्होंने चेंबर यहाँ ले रखा है। जी, बहुत से जो हाई कोर्ट में है,
इवन एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी है, लेकिन चेंबर पटियाला हाउस में है। तो अभी हमारे पास में ना हाई कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड तो आ गया है। तो मेरा एक एजेंडा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड, हाई कोर्ट का और एक पटियाला हाउस में भी चूँकि डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, हर कोर्ट में तो है, तो उसका डिस्प्ले बोर्ड एटलीस्ट हम सेंट्रल हॉल और हमारा जो न्यू ब्लॉक एरिया है, वहाँ पर इस तरी हो, जिससे ये पता चलता रहे कि कहाँ पे किस कोर्ट में कौन-सा नंबर चल रहा है ना? अब न्यू ब्लॉक की अगर बात आती है, लिफ्ट अभी लगी है हमारे न्यू ब्लॉक में, जी। हमारा न्यू ब्लॉक जो है वो 3 मंजिल का है। हुँ, हुँ। वॉशरूम केवल हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। हाँ, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड नहीं, पे नहीं है, तो एग्ज़ैक्टली। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ माय इन माय एजेंडा हुँ, कि जो ग्राउंड फ्लोर का एक्जिस्टिंग वॉशरूम है न्यू ब्लॉक में, उसको हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी उसी तरीके से एक्जिस्टिंग पे हम ऊपर करवा दें, जो कि एमसीडी के थ्रू हो सकता है। और एक मेरी कैंपेनिंग के दौरान ही मुझे किन्हीं सीनियर ने बताया कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जी। वो प्रॉपर नहीं है। तो कई बार जो ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम से जो हमारी पार्किंग का एरिया है, हुँ, वहाँ पे कुछ गंदगी आती है और बड़ी स्टिंकी स्मेल वगैरह होती हुँ। है, तो उसके ड्रेनेज पे भी हमें काम करना है। क्योंकि कोर्ट प्रेमिसेस ना अब ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ आने पे भी एक गुड फीलिंग होनी चाहिए कि भई हम कोर्ट के जी। अंदर आए हैं, कोई सज़ा के तौर पर नहीं आए। आपके इश्यूज़ तो बहुत मेजर हैं जो आपके एजेंडा में भी है और जो एक बहुत ही रेयर इश्यूज़ जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि चूँकि एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ जो रेगुलेशन है वो सारे बायलॉज़ हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में हमें ये देखने को मिलता है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक मामले को लेकर के कब इलेक्शन होना है, कब एक्सटेंशन होना है, क क्या प्रायोरिटाइज़ेशन होना है इसमें और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है, वो जुडिशरी के द्वारा तय की जा रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये क्या एक इ बहुत, 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 बहुत मेजर और इस समय सेंसिटिव और बर्निंग इश्यू। जी, मैंने अगर किसी ने देखा होगा मैंने अपने सेंट्रल हॉल में जब इस इलेक्शन को लेकर के बात हुई थी, मैंने ओपनली स्पीच दी थी कि हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आज भी अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो हालात ये बन जाएँगे कि इलेक्शन ही खत्म हो जाएँगे, बार एसोसिएशंस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी, अभी एक बिल आया था जिसका सबने विरोध किया। जी, वो एडवोकेट एक्ट। एक्ट्स में अमेंडमेंट दी जी, थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी उसको अभी ऑलमोस्ट रोल बैक कर दिया, रोक लिया है। इंटरफेरेंस तो हमारे पास अनफॉर्च्यूनेटली इस लेवल का हो गया है कि अगर हमारे पड़ोसी चैम्बर वाले के साथ में भी कोई छोटी-सी इश्यू हो गया है, उसमें भी रिट जाकर के रिट में डिसाइड हो जी, जाए। तो दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी रियली दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। मेरा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर बीइंग अ रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर and having appearance in High Court and Supreme Court on the regular uh, period. हुँ, हुँ, This is also one of my vision and my strong agenda that there should be a minimal interference of the judiciary in the any type of differences amongst the bar members. जी, मैंने तो अपने राइटिंग में डिक्लेयर करके ये दे रहा हूँ कि कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे एल्डर कमेटी होती है। एल्डर कमेटी मीन्स कि बार के कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है जी, और जब भी कोई मुद्दा होता है, तो वो उस एल्डर कमेटी में जाता है, पर वो डिसाइड करती है। सही। तो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ इस स्ट्रिक्ट की बातों का भी अपने एग्ज़ीक्यूटिव में, अपने कोऑर्डिनेशन में, अपने बार काउंसिल के साथ में के कंसल्ट को लेकर के कुछ ऐसी कॉम्प्लायंस करेंगे कि एनी मेंबर हैविंग एनी ग्रीवेंस शुड डायरेक्टली नॉट अप्रोच द कोर्ट। देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म वैसे है कई बारों के रूल में है लेकिन फॉलो नहीं होता, उसपे कोई स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस नहीं है कि भई किसी को कोई भी समस्या है, आप सबसे पहले आप अपने बार एसोसिएशन में कंप्लेंट दो। अब बार एसोसिएशन में आप कंप्लेंट दोगे तो एक मैकेनिज्म ये होगा कि भई उस कंप्लेंट का निस्तारण आपका इतने दिन के अंदर होगा। एक कमेटी इस तरीके की है जो एग्जीक्यूटिव प्लस एल्डर मेंबर्स की कंप्राइजिंग करके कमेटी है जो उसका निस्तारण करेगी। और अगर वहाँ से आप कोई एक पार्टी सैटिस्फाई नहीं है तो दे विल हैव अ राइट टू चैलेंज बट इन द कमिटी ऑफ द लॉयर्स ओनली। और वो फाइनली ऐसा नहीं कि आप कोई भी इश्यू है और उठा करके जाके यहाँ पे जी, जुडिशियल इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो उसके बहुत हद तक ज़िम्मेदार
हम ही लोग हैं। क्योंकि हम ही लोग अपने मुद्दों को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं माय लॉर्ड्स बिकॉज़ ऑफ दिस वी आर नॉट एबल, तो वी नीड अ डायरेक्शन, वी नीड अ डायरेक्शन। तो दिस इज़ अ वेरी बर्निंग इश्यू एंड दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि अगर हम लोग हालात अब इस तरीके से होते जा रहे हैं, अब दिल्ली में वोट कौन डालेगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इलेक्शन कौन लड़ेगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इलेक्शन कास्ट वोट कास्ट करने के लिए कौन-सा कार्ड होगा, हमारी बार काउंसिल का भी कार्ड नहीं माना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। हुँ। किस दिन इलेक्शन होगा, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। व्हाट वुड बी द मैनर ऑफ द इलेक्शन, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। एक तरफ जो प्रपोज़्ड बिल आया था, उसमें हमें देखने को मिला था कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना इंटरफेरेंस रखे इस चीज़ में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम खुद उठ के जा रहे हैं कि आओ जुडिशरी इंटरफेयर करो हमारे मामले में। तो इस तरह से हम कहीं न कहीं सर्किल में घूम रहे हैं। नहीं, उसका रीज़न है, अभी जो है ना, इसका रीज़न ये है कि जो हमारी जो लीडरशिप है ना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बाहर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिकॉज़ अब नए नए बच्चे, यंग क्राउड आया है पिछले 10-12 साल में, जी। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। हुँ, हुँ। जो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से बच्चे पढ़ कर के आ रहे हैं, उनका विज़न बड़ा क्लियर है और वो क्या चाहते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड। तो अब ज़रूरत ये है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आप चुनते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के पीछे आपकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वेदर ही इज अ कॉम्पिटेंट टू रेज द इश्यूज, कॉमन इश्यूज ऑफ द कॉमन लॉयर एट हिज ओन। अगर आप अपना वकीलों का नेता चुनते हुए अगर धारणा यह है भाई हमें वकीलों में से नेता वही चुनना है जो खुद वकालत कर रहा है और जो खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो जिस भी अथॉरिटी के सामने बहस करने में सक्षम है, तो डेफिनेटली ये जो गैप बढ़ गया है ना, ये गैप फिल हो जाएगा। अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव ऐसे को चुन कर के लाते हैं कि जो आपके बीच का हो, जो रेगुलर कोर्टों में आता हो, जो रेगुलर कोर्टों में अपीयर होता हो, जिसके केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसको ड्राफ्टिंग आती है, जिसने एविडेंस कराई है, जिसने आर्गुमेंट्स करे हैं, जो डेली कोर्टों में जा रहा है, उसको पता है कि एक आम वकील की समस्या क्या है, यंग लॉयर्स के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को मैं किस तरीके से उठाऊँगा और वो खुद सक्षम होना चाहिए। ये नहीं कि उसको किसी सीन कि उसको ड्राफ्टिंग के लिए वो बोलेगा, "भई मैं उस लैब फॉर्म में जा रहा हूँ, आप मेरा ही पिटीशन ड्राफ्ट कर दो।" बहस करने के लिए मुझे अभी किसी सीनियर को ढूँढना पड़े। जिस दिन आपके हर बार के लीडर ऐसे हो गए, जो खुद इतने सक्षम हैं कि अपने मुद्दों पे जा कर के बहस कर सकें और लड़ाई लड़ सकें, तो ये जो इंटरफेरेंस है ना, ये खत्म हो जाएगा। इस इंटरफेरेंस के पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बिकॉज़ there are certain category who don't want the advocates to come forward। वो चाहते नहीं है, क्योंकि अगर असली वकील नेता बन जाएंगे तो हुँ, आपकी पूछ कौन करेगा। सही। अब तो चाहते हो भाई नेता वो बने जिसको अदरवाइज केवल नारे लगाने के अलावा कुछ ना आता हो, सो दैट कि वो वहां पर आकर के ना हमारे पे डिपेंड करे। तो ये भी हो जाएगा। अब हालात बदल रहे हैं। अब जो यंग ब्रीड आ रही है, उनको पता है कि अब हमें किसको लेकर के आना है। वेलफेयर फंड की अगर हम बात करें, तो आज हालात ना बड़े प्रॉब्लम बहुत हो गई है, कि हमारे यहाँ पे ना अभी अनफॉर्चुनेट कई डिमाइसेज़ हुई हैं। जी, इवन अगर पटियाला हाउस की बात करो, अभी यंग डिमाइसेज़ हुई हैं। जी। हमारे पास कोई पेंशन स्कीम नहीं होती है। हुँ, हुँ। कोई पेंशन स्कीम नहीं है। जब तक हमारे हाथ-पैर चल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है और जैसे ही कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट, सब खत्म। सही। फैमिली के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरा तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अब सीएम वेलफेयर स्कीम आई है, 10 लाख रुपए मिलता है, जी, लेकिन वो भी हमारे जो एनसीआर के एडवोकेट्स हैं, बस उनके लिए। उनको नहीं मिलती है। अच्छा, सीएम वेलफेयर स्कीम में ये है, जो दिल्ली का वोटर है, वोटर के लिए। जो दिल्ली में और दिल्ली में एनरोल्ड है। जी, जी। अब जो हमारे एनसीआर, अब एनसीआर की बात करें, नोएडा की या इन गाज़ियाबाद की या सोनीपत दे आर की, नॉट जो कवर्ड। अब उनके लिए तो इतनी आयरनी है हुँ, हुँ, हुँ। कि भई वो एनरोल्ड हैं दिल्ली में, लेकिन उनको दिल्ली की स्कीम इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि भई आपका दिल्ली में वोटिंग राइट नहीं है। यूपी की स्कीम उनको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप यूपी में एनरोल्ड नहीं हो। दोनों तो तरफ से कहीं से भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो एक तो सीएम वेलफेयर स्कीम का स्कोप एनसीआर के एडवोकेट्स के साथ-साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ज़रूरत है कि हमारा एक कम से कम टर्म इंश्योरेंस प्लान, हुँ, हुँ। हम अपनी बार के ज़रिए कुछ इस तरीके का टर्म इंश्योरेंस प्लान कर दें कि एटलीस्ट एक सब्सटेंशियल अमाउंट
वैसे बार काउंसिल का भी फंड होता है, बट वो बड़ा मीगर सा होता है जी। कि कोई एक सब्सटेंशियल अमाउंट किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में किसी हमारे मेंबर के साथ में कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, जिसमें उनकी डिमाइस हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जी। जाती है, एटलीस्ट फैमिली को कुछ तो सब्सटेंशियल अमाउंट मिले, जिससे वो कैटर कर सके। तो ये होता है तन, मन, धन से पे बैक करने का क्राइटेरिया। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आपने अभी बात जब यंग जनरेशन की करी थी ना, यंग जनरेशन इसको पैसों की भी ज़रूरत होती है। हुँ। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आज से हमारे समय में नहीं था। अभी क्या हो गया है, लोकल कमिश्नर्स का कॉन्सेप्ट, कोर्टें एलसी बहुत अपॉइंट करती हैं। जी। कोर्ट जैसे सक्सेशन वगैरह के केसेस में कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं। हुँ। फिर अब मीडिएटर्स हैं, पटियाला हाउस के अंदर ही मीडिएशन का सेंटर है। फिर डीएलएसए का पैनल होता है। तो देयर सो मैनी अपॉर्च्युनिटीज़, लेकिन उसमें भी जो है ना, जो मुझे नज़र आया, जो मैंने अपने तजुर्बे से देखा, उसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से अपॉइंटमेंट होता है, चाहे वो डीएलएसए में हो, चाहे वो मीडिएटर में हो, चाहे एल्स कुछ भी होता है, जैसे सरफेसी एक्ट में डेली सीजेएम कोर्ट से अपॉइंटमेंट होता है, जी। सरफेसी एक्ट में रिसीवर्स के। एक मैंडेटरी क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जिसको मैं तो 100% इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, बिकॉज़ आई नो कि हाउ इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि ये मैंडेटरी क्राइटेरिया हो कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो भी इस तरीके का अपॉइंटमेंट है, वो केवल और केवल उसको हो जो हमारी बार का एनडीबीए का मेंबर है। जी। क्योंकि मैंने ये देखा, जब पिछली लिस्ट भी देखी, कि इन सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बड़ा शॉकिंग था कि मोर देन 50% आर नॉट इवन द मेंबर ऑफ न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन, डिस्पाइट दैट दे हैव बीन अपॉइंटेड। तो जब वो फिर अमाइकस क्यूरी बनते हैं, अगर इसके पीछे ये हो जाए, भाई अगर डेली ऑन एंड एवरेज अगर हमारी कोर्टों से एक-एक भी बनता है, 50-60 अपॉइंटमेंट डेली हो रहे हैं। अगर 50, तो कम से कम 50-60 एडवोकेट्स को डेली कुछ तो ऐसा सब्सटेंशियल एक एक अमाउंट दे रहे हैं, जिसमें उनको 2 तरीके का फ़ायदा होता है। एक तो उनको एक एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र मिलता है, जी। और साथ ही साथ उनका इतना तो खर्चा निकल आएगा। एक केस में कम से कम इतना खर्चा निकल आएगा, एक अपॉइंटमेंट में, कि आप महीने भर का अपना जो ट्रैवलिंग-ट्रूवलिंग का एक्सपेंस है, वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये ज़रूर रेगुलेट होना चाहिए, बिना बायस हुए इसमें, तभी जाके जो नए यंग लॉयर हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल पाएगा इस सब चीज़ों से। हाँ, मैं ना एक चीज़ और बताऊँगा, कि भई आप ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे सभी जो यंगस्टर्स हैं ट्रेनिंग करो, उन चीज़ों पे गौर करिए। और जब आप आते हो ना, जैसे छोटे शहर से मैं आया, छोटे शहर जी। से, और जब आप कुछ आगे चलते हो, तो दिमाग में हमेशा ना अ, कोई कई बार होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, भाई हमारी लैंग्वेज में स्लैंग नहीं है, हम इतनी टेक्निकल बातें, हम बड़ी गाड़ी में नहीं आते। हुँ। कोई कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं रखनी है, कोई कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं रखनी है। आप ना केवल तजुर्बे से सीखो, क्योंकि और जब आप तजुर्बे से सीख के आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आप अच्छे-अच्छे स्लैंग और बड़ी-बड़ी गाड़ियों वालों को बोलते हो कि फ़र्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तालीम माने एजुकेशन जी। अपब्रिंगिंग। फ़र्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है, क्योंकि तेरे पास तो बड़े कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी भी थी, पढ़ाने वाले ट्यूटर भी थे। फ़र्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। वाह! तो आप जब हालातों से सीखते हो ना, तो फिर और उस अपनी पहचान बनाते हो, तो नज़र आता है कि नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर होनी अपनी चाहिए। सही बात सर। ठीक है ना? सर तो इसी बात पे एक और शायरी हो जाए, क्योंकि हमने सुना है आप बहुत अच्छी शायरी कर तो शायरी की अगर बात करें, तो जो मैं ना बताता हूँ, जो हमारी जो फ्रेटर्निटी है, एडवोकेट है ना, जी। बड़ा विशाल हमारा तो इतिहास की भी अगर बात करेंगे, तो जो हमारे फ्रीडम के मूवमेंट हुए, उन सब में लॉयर्स ने ही, हमारे जी। एडवोकेट्स ने ही रोल निभाया। हमेशा लीड ली है। जी। और आज भी किसी भी मूवमेंट में, कहीं पे भी आप जाएँगे, किसी भी मूवमेंट में लॉयर्स तो जो है दरिया है। तो वकील, अपने सभी वकील साथियों के लिए ये दिमाग में रखिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जी। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर निकल पड़ेंगे, रास्ता
खुद ब खुद बनता चला जाएगा। वाह, वाह! वाह! सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए और अपना कीमती वक़्त दिया हमें और बहुत सारी जानकारी आपने साझा की है। और इलेक्शन से रिलेटेड भी जो बहुत सारे पटियाला हाउस कोर्ट के मुद्दे हैं, उसको आपने विस्तार से बताया है कि एग्ज़ैक्टली क्या इश्यूज़ बार के मेंबर फेस कर रहे हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि आप जीत कर आएँ और बार में और कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँ और बेहतर करने की कोशिश करें, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकें। थैंक यू वेरी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार।